इन तीनों वक्ताओं के बारे में अधिक कुछ न बोलकर शमशेर बहादुर सिंह की कविता जिस रूप में मुझे याद है, मैं न बोलूंगा, मेरी बात बोलेगी, भेद खोलेगी बात ही। इन तीनों वक्ताओं के वक्तव्य ही इनके परिचय होंगे। धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर कवितेंद्र इंदु से आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर ये अपनी बात रखें। डॉक्टर कवितेंद्र इंदु। आवाज धीमी से चेक करना जरूरी होता है। तो एक तो लंबे अरसे बाद छात्रों को देखकर जो खुशी मिलती है उसका एहसास मुझे ही हो सकता है। इस बात के जो अर्थ है मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ और जरूरत भी नहीं उसकी। तो एक तो हिंदी विभाग के अध्यापकों को और फिर छात्रों को और जो हिंदी विभाग के नहीं हैं उनको भी पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं यहाँ मेरे ख्याल से 15 सालों बाद आया हूँ और बड़ा भूल भुलैया जैसा लगता है। अगर मुझे छोड़ दें तो निकलने में मुझे बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा। तो जो बात अभय जी ने कही मैं उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँगा। उन्होंने एक्टिविस्ट आलोचक की बात की। सच बात यह है कि एक अर्थ में एक्टिविस्ट हर कोई होता है, लेकिन गहरे अर्थ में अगर एक्टिविस्ट की बात करें जिस अर्थ में प्रचलित है तो उस अर्थ में सर ही एक्टिविस्ट आलोचक रहे हैं। हम लोग इसी अर्थ में एक्टिविस्ट कहे जा सकते हैं कि जहां एक्टिविज्म चल रहा हो वहां हमारी भी कहीं थोड़ी बहुत भागीदारी होती है। सो आप 3 पीढ़ियां देख रहे हैं, बल्कि 4 भी कह सकते हैं। और हम सबको पढ़ाने का काम और निर्देशन देने का काम सर ने किया है। तो मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। समकालीन विमर्शों पर बात करनी है और मेरे ख्याल से आप सभी हिंदी विभाग के स्टूडेंट हैं, ज्यादातर हिंदी विभाग के स्टूडेंट होंगे। तो विमर्शों का नाम आपने सुना होगा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक शब्द जरूरी है इसको समझने के लिए जो बार बार आएगा, अस्मिता। अस्मिता शब्द से वाकिफ हैं आप लोग? अस्मिता कोई बताना चाहेगा? अस्मिता क्या होती है? पहचान। बिल्कुल ठीक, पहचान। अब अस्मिता एक शब्द है, अस्मत एक और शब्द है और अक्सर करके दोनों लोगों को मिला देते हैं और जो इसका इंप्रेशन पड़ता है, जो असर पड़ता है इस शब्द का, वो दोनों का मिला जुला रूप है। तो पहचान तो कई तरह की होती है। जब आप विमर्शों के अर्थ में पहचान की बात करते हैं तो उसका अर्थ केवल पहचान नहीं रह जाता, उसका अर्थ सामाजिक पहचान हो जाता है। और जिस अर्थ में आज हम लोग चर्चा करते हैं अस्मिता विमर्श की, उसका अर्थ आता है उत्पीड़ित पहचान। यानी वो पहचाने सामूहिक पहचान है, एक व्यक्ति की पहचान नहीं है। मैं कवितेंद्र हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरा कोई अपना विमर्श नहीं है। कहने के लिए कहा जा सकता है लेकिन वो विमर्श के रूप में स्वीकृत नहीं होता। लेकिन जैसे आप सुनते हैं दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अभी कई विमर्श और हैं। अब तो एक लिस्ट बनती चली जा रही है जो अंतहीन है, उसमें तरह तरह के विमर्श हैं। अभी आप जानते हैं किन्नर विमर्श नाम से एक नई चर्चा शुरू हुई है, वृद्धों पर जो चर्चा चल रही है, वृद्ध विमर्श कर रहे हैं। तो एक लिस्ट बनती जा रही है, किसी भी एक जो विषय का अपना दायरा बनता है उस पर जो बहस तैयार हो रही है उसको विमर्श कर रहे हैं। तो लेकिन मोटे तौर पर समझिए कि जो समुदाय सामाजिक तौर पर पीड़ित रहे हैं उनकी आवाजें जो उठी हैं 90 के बाद खास करके, उन्होंने विमर्शों की शक्ल अख्तियार की। विमर्शों का नाम उन्हें मिला हुआ है और जो 3 विमर्श हैं बहुत प्रभावशाली ढंग से उभरे हैं। एक दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श। इसके अलावा और भी हैं लेकिन इन 3 की चर्चा ज्यादा होती है। चूंकि मैं सबका परिचय नहीं देने वाला और आपको आपकी क्लासेज में पता चल जाएगा, बहुत सारी बातें आप सुनते आएंगे। तो विषय की शुरुआत करते हुए मुझे यही लगता है कि मैं कुछ बुनियादी बातें आपको बताऊं कि इन विमर्शों को पढ़ा कैसे जाना चाहिए। फिलहाल अब ये सारे विमर्श जो हैं, तीनों हैं, एक्सेप्टेड हैं, हिंदी में इसकी स्वीकृति है, बाकायदे पढ़ाए जाते हैं और प्रशंसा परक ढंग से पढ़ाए जाते हैं। तो मैं उसकी प्रशंसा वाले हिस्से को, सकारात्मक हिस्से पर ज्यादा चर्चा नहीं करने जा रहा। ये आप मानकर चल सकते हैं कि 90s के पहले हिंदी में एक आवाज सुनाई देती, एक खास तबका था जो बोलता था और पाठक उसकी बात सुनता था। और वो तबका मोटे तौर पर भारतीय समाज का, हिंदू समाज का प्रभावशाली डोमिनेंट तबका। वही पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ता था और उसी की रचनाएं साहित्य कहलाती थी, वही आलोचना में सक्रिय होता था। 90s के बाद
जो जमाना बदला, चीजें बदली और उसमें बहुत सारे बदलाव हैं, उसके चलते बहुत सी नई आवाजें उठकर आई। यानी महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई जो इंडिपेंडेंट एकल परिवारों से निकली हुई थी। दलितों की एक पीढ़ी तैयार हुई, दलित तो समझते होंगे आप लोग। और मैं इस पर इसलिए आग्रह करूंगा दलित शब्द पर कि एक बात याद रखिएगा, दलित शब्द के लिए बहुत सारे पर्यायवाची चलते हैं, एक जमाने से चलते आ रहे हैं। कभी अछूत कहा गया, हरिजन कहा गया, लोग संवैधानिक नाम जो है SC और ST कह लिया करते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि हर किसी को, चाहे व्यक्ति हो या समुदाय, उसे अपना नाम रखने का हक होता है और हर कोई अपने नाम से पहचाने जाने का अधिकार रखता है। तो आप किसी को जो नाम अपने लिए सम्मानजनक समझता, उसी नाम से आपको संबोधित करना चाहिए। खास करके आप हिंदी क्षेत्र में देखेंगे नाम रखने का बहुत चलन है। आप चले जाइए तो जो नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं, दिल्ली में चिंकी बोलते हैं। किसी को गाली देना हो उसके बैकग्राउंड को लेकर तो बिहारी बोल देते हैं। ये सब भी जो उत्पीड़न का एक ढंग है और ये बहुत गलत ढंग है, आपको इसको सावधान रहना चाहिए। जैसे आप नहीं चाहेंगे कि आपको गलत नाम से बुलाया जाए, वैसे किसी भी समुदाय को आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनको उसी नाम से बुलाया जाए जिस नाम को वो पसंद करते हैं। तो दलित शब्द जो है उस समुदाय ने अपने लिए चुना, ये उन्हें अपने लिए जो है सम्मानजनक और संघर्ष को व्यक्त करने वाला शब्द लगता है। तो इसीलिए दलित विमर्श नाम से चर्चित हुआ। और ऐसे ही आप जानते हैं आदिवासियों का सवाल भी हिंदी में उठकर आया। तो मैंने कहा जो एक आवाज सुनाई देती थी उसके मुकाबले आपको अब तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य और आलोचना का एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, लोकतांत्रिकरण हुआ है। जो एक ही आवाज सुनाई दे रही थी आपको उसके मुकाबले कई आवाजें दिखने लगती हैं। एक नया दौर शुरू होता है जब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनकी अपनी बात कही जा रही है। खास करके मैं खुद याद करता हूं कि मेरे अपने दौर में जब मैं JNU में पढ़ रहा था तो पहली बार ऐसा मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हिंदी के स्टूडेंट नहीं थे, दूसरी विषयों के स्टूडेंट थे, उनके पास जूठन मैंने देखी और सलाम भी देखी कुछ के पास। ऐसा पहली बार मैं देख रहा था कि वो स्टूडेंट्स जिनको साहित्य से कोई लेना देना नहीं था, वो उन रचनाओं को इसलिए पढ़ते थे क्योंकि उनको लगता था इनमें उनकी बात की गई। ये बात स्त्री विमर्श के साथ हुई। जो बातें घर के अंदर दबी छुपी और ढांक कर रखी जाती थी और कहा जाता था कि ये पर्सनल मामला है, कैरल हैरिस ने किसी जमाने में लिखा ही था, पर्सनल इज पॉलिटिकल। आप इन तमाम सवालों को इसलिए घर का मामला बता रहे हैं ताकि इस पर बहस ना हो पाए, ताकि इस पर लामबंदी ना हो पाए। और अगर लोग अपने घर के सवालों को डिस्कस करेंगे तो जान पाएंगे कि ये पर्सनल नहीं है, ये मेरा अपना मुद्दा नहीं, ये हम सबका मुद्दा है। नारीवाद के अंदर ये समझ जाओ। सो जब महिलाओं ने घर के अंदर के सवाल उठाने शुरू किए, अपने व्यक्तिगत संबंधों के सवाल उठाने शुरू किए, एक तरह का हाहाकार मच गया पूरा। और इसी तरह से आदिवासियों का सवाल आया, किस तरह स्टेट और किस तरह से जो मुख्य धारा का समाज है उनके दमनकारी है। और इस तरह से विमर्श हिंदी में आए और पूरी हिंदी की समझदारी को बदला। यानी 90s के पहले आप कह सकते हैं कि मुहावरे में कहा जाता था, उस मुहावरे पीछे सच्चाई थी, लेकिन कितना लिमिटेड सच्चाई थी वो उसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ कि एक मुहावरा था कि दुनिया में सिर्फ दो ही जाति, अमीर और गरीब। ये बात झूठ नहीं है, लेकिन वो जाति नहीं है। और जात जब दलित विमर्श आया तो उसने ये बताया कि किस तरह से आपने अमीर और गरीब की चर्चा करके जातियों का सवाल ही गायब कर दिया। अमीर और गरीब जिसको कहते हैं कि वर्ग हैं, वो जातियां नहीं है, उसको जाति की सच्चाई को नहीं बता सकते। जाति की सच्चाई का बहुत गहरा संबंध वर्गों से है, तो बात की चीज है, अलग चीज है। तो जाति का सवाल उन्होंने उठाना शुरू किया। तो ये आप जानते हैं इन विमर्शों की अपनी उपयोगिता है। आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि जिंदगी का कितना बड़ा सच हिंदी साहित्य के दायरे से बाहर रह गया। और खास करके बहुत सारी किताबें आई, जैसे मैं उदाहरण पे बताना चाहूंगा जिसकी चर्चा नहीं की जाती क्योंकि वो साहित्य से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, किताबें उस तरह की नहीं है। भाषा सिंह की एक किताब है अदृश्य भारत। अदृश्य भारत, भाषा सिंह पत्रकार हैं, उन्होंने दिल्ली में जो ये सफाई कर्मी हैं उनकी बस्तियों में जा जाकर जो उनका सर्वे किया है वो बहुत असाधारण किताब है। उस तरह का काम रिपोर्टर्स कम करते हैं, लेकिन वो सचमुच की पत्रकारिता है। हम सब लोग टॉयलेट यूज करते हैं और वो गंदगी कहाँ जाती है, टॉयलेट कैसे काम करता है, हमको ये पता नहीं और हमको ये जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
वो किताब आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सन 2009 तक किसी दिल्ली में ये जो मैले की सफाई का काम होता है, लोग अपने सरों पर टोकरा लाते करते थे। इनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद संविधान ने मना कर दिया था, तब भी ये सीलमपुर कई इलाके हैं जहां पर ऐसी बस्तियां थीं, और जब वो रिपोर्ट आई तो जब जैसे ही संज्ञान लिया अदालत ने, तो रातों रात वो सब टॉयलेट ढा दिए गए, खत्म कर दिए गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा सिंह ने उस किताब का नाम, अगर आप पढ़ें उसे तो आप उसके बाद पूरा दिन कम से कम कह सकता हूँ खाना नहीं खा सकते। किताब पढ़कर जब मैंने उस किताब के कुछ हिस्से अपने स्टूडेंट्स को सुनाने शुरू किए, उन्होंने सुनने से मना कर दिया कि हमारे सुनने से बाहर है कि कैसे जब वो टोकरा उठाकर चलते हैं तो कैसे गंदगी बहकर आती है, उनके बाल पर लगती है, और कैसे सफाई करते हैं सारी चीजों की। तो एक से एक इस तरह के बहुत जो दुर्लभ दूसरे तरह के अनुभव थे जो हमको दिखता नहीं था। इसीलिए उस किताब का नाम है अदृश्य भारत। है तो, लेकिन आपको दिखता नहीं, आपकी आंखों के सामने नहीं है, और हम सोचने की जहमत नहीं उठाते। और ऐसी 50 चीजें हैं। सो आप पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जिस चीज पर मैं इशारा करना चाहता हूँ, जो मेरा मुख्य कथन है, क्योंकि अब ये स्टैब्लिश विमर्श हैं, अब आप जानते हैं, इसीलिए इसकी प्रशंसा और इसकी उपलब्धियां गिनाने का कोई बहुत मैं उपयोगिता नहीं समझता। और बहुत सारी चीजें मेरे बाद आशुतोष जी आएंगे, बताएंगे, और मैं सर को खुद ही सुनना चाहता हूँ, वो बताएंगे। मैं संक्षेप में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो इन विमर्शों की जो बड़ी सीमा है, और जो आप इसे पढ़ें तो इस पर ध्यान रखें, खास करके कल को आप लोग भी, आप में से कई लोग लिखेंगे और आलोचक बनेंगे या इसको चीजों को समझेंगे। जो इन विमर्शों की सबसे बड़ी सीमा मुझे नजर आती है वो है अनुभववाद। अनुभववाद है, आपको कबीर याद होंगे। कबीर का कहना था कि तू कहता, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की देखी। आँखिन देखी, जो देखा हुआ भोगा हुआ सच है, मैं वो कहता हूँ। और यही कबीर का सबसे बड़ा तर्क था। लेकिन ये उस जमाने के लिए था और उन शास्त्रों के लिए था। आज आप कबीर के जमाने में नहीं रहे। आज आप कहें कि मैंने जो देखा और मुझे जो महसूस होता है वही सच है और बाकी सच मैं नहीं मानता, ये बहुत कमजोर तर्क है। यानी ये जो सारी जो रचनाशीलता आ रही है, मुख्य रूप से आप दलित विमर्श के अंदर देख रहे हैं, स्त्री विमर्श के अंदर भी हिंदी में जो देख रहे हैं, अनुभव से पैदा हुआ है। मैंने जो देखा उसको मैं बता रहा हूँ, और जिसने मेरे साथ बुरा किया वो खलनायक है, जिसने मेरे साथ अच्छा किया वो नायक है। ये बिल्कुल कोशिश नहीं हो रही है कि अपने अनुभवों का सामान्यीकरण दूसरे के अनुभवों से किया जाए। ये जो आप तमाम ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, चाहे आप समाज शास्त्र कह लीजिए, इतिहास कह लीजिए, और तमाम चीजें कह लीजिए, ये अनुभव से दूर नहीं है। ये भी सच है, लेकिन ये सबके अनुभवों का सच है, मिला हुआ सच। हो सकता है कि किसी बात में हमारा अनुभव से मिले ना मैच करे, लेकिन हमको अपने अनुभव को जब तक दूसरों के अनुभव से नहीं जोड़ते तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। तो एक तो है अनुभववाद। आपको याद होगा जब ये सब चीजें शुरू हुई, अगर आपने पढ़ा हो उन चीजों के बारे में, तो एक बड़ी बहस शुरू हुई, कौन लिख सकता है और कौन नहीं लिख सकता है। कौन, खासकर दलित विमर्श में सवाल उठा, कौन दलित साहित्य लिख सकता है और कौन नहीं। और उसमें भी ये अनुभववाद वाली ही बात है। एक जमाने में एक बड़ा खूबसूरत पंक्ति थी, संभवतः फुले जी ने कही थी कि राख ही जानती है जलने का दर्द और कोई नहीं। बहुत खूबसूरत लाइन है और सच्ची सही बात है। लेकिन राख ही जानती है, इसका मतलब ये नहीं कि उस दर्द को दूसरे महसूस भी नहीं कर सकते, आभास भी नहीं लगा सकते। और कम से कम आप जानते हैं कि राख जलने का दर्द जानती है, लेकिन राख लिख नहीं सकती ना। उसके जलने का दर्द तो लिखने वाला लिख सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिस दर्द को जो झेलने वाला है वो उतने बेहतर ढंग से व्यक्त नहीं करता। एक बच्चा जब उसको तकलीफ होती है तो बच्चे से ज्यादा तकलीफ माँ को होने लग जाती है, उसे महसूस होता है, बच्चा परेशान, उससे ज्यादा बेचैन होती है। सो ये तो ठीक है कि जिसके साथ होता है वही महसूस करता है, लेकिन लिखना अनुभव से थोड़ा अलग भी होता है। एक रचनाकार हैं, आपने उनका नाम सुना होगा और आगे आप पढ़ेंगे, मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध बहुत शानदार चिंतक थे, उनकी कविताओं पर चर्चा हुई, उनकी आलोचना पर उतनी चर्चा नहीं हुई है। मैं मुक्तिबोध का एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है, कला के 3 क्षण, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको। मुक्तिबोध ने कहा कि ऐसा नहीं कि आप कुछ सोचते हैं और लिख देते हैं, रचना तैयार हो जाती है। एक प्रोसेस है। ऐसा भी होता है कि लोग जो सोचते हैं वही लिखते हैं, लेकिन अच्छी रचना एक प्रोसेस से गुजर कर तैयार होती है। 3 क्षण होते हैं।
एक अनुभव का क्षण होता है, एक अनुभव से अपने हट जाने का क्षण होता है, तीसरा अभिव्यक्ति का क्षण होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आप लोगों के यहाँ फ्रेशर वेलकम होता है और होता ही होगा, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। कोरोना काल से तो आप लोग बाहर निकल चुके हैं। तो मान लीजिए कि आपका फ्रेशर वेलकम होना है और आप पूरी तरह से तैयार होकर सज धज कर आए हैं, और आप जब उतरते हैं और कॉलेज के गेट से एंट्री करते हैं तो आप अपने मन में इमेजिन कर रहे हैं कि पूरा सिनेमैटिक व्यू बन रहा है, आप एंटर कर रहे हैं और आपका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और आप जमीन पर विराजमान हो जाते हैं। अब उस समय आपका मन करेगा कि धरती हट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। ये अनुभव का क्षण है। लेकिन समय बीतता है और आप अपनी ही चीजों से अलग हो जाते हैं और आप अपने ही किस्से दूसरों को सुनाना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि जैसे आपके सामने सीन चल रहा है, आप खुद हंसते हैं अपनी कहानी बताकर। और कभी जब आप उसको लिखने जाते हैं तो कुछ नमक मिर्च मसाला और लपेट देते हैं ताकि पढ़ने वाले को और आनंद आए। ये प्रोसेस है और इसी में आपका अनुभव दूसरों के अनुभव के साथ कम्युनिकेट करता है, प्रभावशाली बनता है। आप जो सच महसूस करते हैं उस सच को और बेहतर ढंग से दूसरों तक व्यक्त कर पाते हैं। तो केवल अनुभव पर्याप्त नहीं है, उसके व्यक्त की प्रक्रिया तक जाना भी जरूरी है। और अनुभव आपका दूसरों के लिए उपयोगी बन सके इसलिए दूसरों के अनुभवों को जानना जरूरी है। इस अनुभव की समस्या ये हुई कि किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने से इनकार कर दिया गया और ये जो तर्क था कि सिर्फ हम ही लिख सकते हैं, उसके खतरे मुझे महसूस होते थे और बाद में वो दूसरे ढंग से प्रकट हुए। एक जमाने में दलित लेखकों ने यह सवाल उठाया कि सिर्फ हम ही दलित साहित्य लिख सकते हैं। एक समय तक दूसरे लोगों ने इस पर प्रतिवाद किया, समर्थन किया। अब ये बात स्वीकृत हो गई, लोगों ने मान लिया ठीक है आप लिखिए। और स्थिति यह है कि अब दलित विमर्श हिंदी साहित्य की एक धारा बनकर रह गया है। उस पर वही लोग लिखते हैं, वही लोग चर्चा करते हैं, वो दूसरे चीजों पर के बारे में बात नहीं करते और दूसरे लोग उनके बारे में बात नहीं करते। जो दीवारें उन्होंने कभी खड़ी की थी अपनी रक्षा के लिए, वही उनका कैदखाना बन गई। और किस तरह से, जब मैंने कहा कि एक जमाने में जो रचनाएं पढ़ी जाती थी दूसरों के द्वारा, जो जिन विषयों में स्टूडेंट्स जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट थे वो भी पढ़ते थे, आज मैं वही स्थिति नहीं देख पाता। जिनको साहित्य से कोई लेना देना नहीं है वो नहीं पढ़ते हैं। बल्कि एक अजीब सी बात है कि जब कोई नया विमर्श पैदा होता है तो उसकी सफलता इस बात में तो होती ही है कि वो अपने लेखक पैदा करता है, इस बात में भी होती है कि वो अपने पाठक पैदा करता है। यानी ट्रेडिशनल पाठक वर्ग का विस्तार से अलग अपना एक पाठक वर्ग तैयार करता है जिसके अंदर नई सेंसिबिलिटी होती है। एक जमाने में दलित विमर्श ने और स्त्री विमर्श ने भी एक हद तक थोड़ी सी शुरुआत की, लेकिन आज हालत यह है कि आप पाएंगे कि वो जो ट्रेडिशनल पाठक वर्ग था उसी का एक टुकड़ा लेकर संतुष्ट हो गए। अब ऐसे पाठक हैं जो केवल दलित विमर्श की किताबें पढ़ेंगे, बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पाठक हैं जिनको स्त्री विमर्श से ही लेना देना है, वो केवल उसकी किताबें पढ़ेंगे। और ऐसे ही अलग अलग विमर्शों के अपने पाठक हैं। और ये कुल मिला जुलाकर एक वर्चस्वशाली जो धारा चल रही थी उसमें आप बदलाव करना चाहते थे, आप हिंदी साहित्य को खारिज कर रहे थे और हिंदी साहित्य में एब्जॉर्ब कर लिए जाने का ये प्रमाण दिखाई देता है। तो एक समस्या तो अनुभववाद वाली, जिससे बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। दूसरी जो समस्या मुझे लगती है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक तरह के जो उत्पीड़न के शिकार रहे हैं, जो लोग किसी तरह के उत्पीड़न के शिकार रहे हैं, वो दूसरे उत्पीड़ितों के साथ भी सहानुभूति बरतेंगे। हम मानकर चलते हैं कि जिसने दर्द भोगा है उसको दूसरों के दर्द से भी सहानुभूति होगी। लेकिन ये अजीब चीज देखने को आपको लगातार मिलेगी कि जो लोग दलित सवालों पर, जाति के सवाल पर बहुत सेंसिटिव हैं, उस पर बहस कर रहे हैं, उनको स्त्रियों के सवालों से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग स्त्रियों के सवालों पर बात कर रहे हैं उनको जाति के सवाल से लेना देना नहीं है। और उन्हें ये पता भी नहीं है कि जाति के सवाल का जेंडर के सवाल से बहुत गहरा रिश्ता है। ये तो लगता है ये समझ अम्बेडकर के पास थी, ये समझ दूसरे जो रेडिकल लोग थे उनके पास थी कि जाति और जेंडर का बड़ा गहरा रिश्ता है। औरतों को काबू में रखे बिना जाति कंटिन्यू नहीं हो सकती। जब औरतों को आप जाति की सीमा के अंदर ही विवाह करने के लिए बाध्य करते हैं तभी तो जाति बनी रहती है, बच्चे उसी जाति के माने जाते हैं। और इसका मतलब कि जाति को आप स्त्रियों की गुलामी को खत्म किए बिना, उससे टकराए बिना जाति को भी नहीं खत्म कर सकते।
तो आपका सवाल तो साझा सवाल होना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है कि मैंने टिप्पणियां ऐसी हैं, मैत्रेयी पुस्तक की टिप्पणी है दलित विमर्श पर, रिजर्वेशन के सवाल पर, और वो दलितों के खिलाफ है। दलित विमर्श के लेखक हैं जो नारीवाद के खिलाफ हैं। और सच बात यह है कि दलित विमर्श में समस्याएं पहचानी गई कि जो दलित लेखक हैं, स्त्रियों को लेकर उनका नजरिया ठीक वही है जैसा कि सवर्ण लेखकों का है। यानी दलितों के अंदर भी वही हिंदू पितृसत्ता काम कर रही है। और नतीजा ऐसा हुआ कि एक समय के बाद खुद दलित महिलाओं को अपनी आवाज उठानी पड़ी और दलित विमर्श के अंदर से एक नया विमर्श पैदा हुआ जिसको दलित स्त्री विमर्श कहते हैं। अब ये एक अलग बात है कि उसकी परिणति क्या हुई। तो तमाम सवालों के बीच में जो आपस में रिश्ता है, अगर आप उसको नहीं पहचानना चाहते, नहीं पहचानते, अगर आप दूसरे उत्पीड़ितों के साथ साझापन नहीं बनाते, तो खुद दर्द की जो आपकी दावेदारी है कमजोर होती है। आप कहते हैं मेरे साथ उत्पीड़न हुआ इसलिए मुझे सहानुभूति या मुझे समर्थन मिलना चाहिए, जबकि आप खुद दूसरों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नैतिक वैधता सवाल के घेरे में आ जाती है। तो ये जरूरी है। और अगला जो जरूरी चीज है, इतना ही नहीं कि आपको नैतिक वैधता संदेह में है, सवाल ये भी होता है कि अगर एक ही समाज व्यवस्था के सताए हुए आप सभी लोग हैं, एक ही समाज है ना जिसके चलते दलित भी उत्पीड़ित हो रहा है, स्त्री भी उत्पीड़ित हो रही है, दूसरे समुदाय भी उत्पीड़ित हो रहे हैं, और इस समाज को बदलने में ही जो है इन सभी की भलाई है, तो बजाय उस समाज व्यवस्था के लड़ने के अगर आप आपस में लड़ना शुरू कर रहे हैं तो फायदा किसका है? अगर आप आपस में लड़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस समाज की ताकत को मजबूत बना रहे हैं। तो ये खतरा, इसलिए आप जब इन विमर्शों को पढ़ें तो ये भी ध्यान रखें। जैसे इस सिलसिले में कहूँ कि सलाम कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, बड़ी शानदार कहानी, बड़ी मार्मिक कहानी है। और मैं कहानी तो आपको क्या बताऊंगा, सलाम कहानी आपके सिलेबस में तो नहीं होगी, पढ़िए। अच्छा, कहानी आप पढ़ेंगे तो कहानी में जो दलित हैं उनके साथ उत्पीड़न होता है और छुआछूत बरती जाती है। कहानी के अंत में एक दृश्य आता है जहाँ रोटी बन रही, रोटी खाने की बात होती है। एक जो दलित है अपने बेटे को कहता है खा लो, और जो बेटा है वो कहता है अरे उसे तो मुसलमान ने बनाया है, मैं कैसे खा सकता हूँ। तो जिनके साथ छुआछूत और भेदभाव का व्यवहार हो रहा है वो खुद अपने लिए एक उत्पीड़ित तलाश रहे हैं, मैंने एक अपना उपनिवेश तलाश रहे हैं, जिनको हम जो हमसे भी नीचे है। जाति व्यवस्था की एक खूबी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हर जात, छोटी से छोटी जाति अपने नीचे एक जाति कल्पना कर लेती है जिससे अपने आप को ऊंचा महसूस करती। तो जरूरी है कि आप खुद उत्पीड़ितों में साझापन कायम करें। और एक चीज और याद रखिए, ये जो उत्पीड़न की चर्चा है, जो विमर्श है, ये बताते हैं कि आपके साथ एक सामूहिक प्रक्रिया चल रही है उत्पीड़न की। ये नहीं बताते कि आप व्यक्तिगत रूप से भले हैं कि खराब। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कोई सिर्फ दलित हो जाए इसलिए वो अच्छा इंसान भी हो, ये वैसे ही गैर जरूरी है, वैसे ही जैसे सवर्ण हो जाने से हर कोई खलनायक नहीं है। यही बात स्त्री और पुरुषों के बारे में कर सकते हैं। एक बड़ी मार्के की बात, बड़ी गहरी बात एडवर्ड सईद ने की थी। रिफ्लेक्शन ऑन एग्जाइल नाम का पेपर था संभवतः, उसमें कि सिर्फ उत्पीड़ित समुदाय की सदस्यता मात्र बेहतर इंसान होने की गारंटी नहीं करती। आप किसी सताई गई कम्युनिटी के मेंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सही भी हर जगह होंगे। तो इसलिए फर्क भी रखें। और आखिरी बात, मैं मुझे लगता है मैं लंबा बोल रहा हूँ, मैं संक्षेप करता हूँ, खत्म करता हूँ। अब लेकिन हम इससे अच्छा बोलने वाले हैं, मैं खुद भी सुनना चाहूंगा। मैं आखिरी बात कहूंगा, और आप लोग के पढ़ने लिखने के तौर तरीके से जुड़ा हुआ मामला है। खास करके हिंदी में ये कल्चर है और ढंग बना हुआ है कि जिसको पढ़ाया जाता है उसको महान माना जाता है। अगर आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं तो प्रेमचंद से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप कबीर को पढ़ रहे हैं तो कबीर से बड़ा, जिसको भी पढ़िए वो लगता है कि महापुरुष कोई थे। और जब आप इस तरह से महापुरुष की तरह पढ़ना शुरू करते हैं तो ये जान लीजिए कि तब आप सोचना बंद कर देते हैं। आप पढ़ने लिखने आए हैं, किसी मंदिर में सर झुकाने माथा टेकने नहीं आए हैं। पढ़ाई कीजिए,
तो दिल और दिमाग खोल कर कीजिए और हर चीज पर सवाल उठाइए। नहीं सवाल उठाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे। जैसे मैंने कबीर का जिक्र किया, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी चीज, आप भी जानते होंगे। कबीर मुझे ही बहुत प्रिय है और कबीर की बहुत बड़ी भूमिका है, मैं वो उस पर चर्चा नहीं कर, बस इशारा कर रहा हूँ, जानने को कर रहा हूँ कि आपको कबीर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं कि कबीर का एक पक्ष ऐसा भी है जहां पर कबीर जो है नारी निंदा करते हैं। तो आप इस सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते और ये सवाल लगातार बार बार पूछा जाना चाहिए। ये जो जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि जात का सवाल उठाते हैं और जेंडर सवाल छोड़ देते हैं, वो कबीर के यहाँ भी समस्या है और इसीलिए वो समस्या इतनी कंटिन्यू करती है कि सवाल को जोड़ा नहीं गया। आप प्रेमचंद को पढ़े तो भूल जाएं, आप किसी को पढ़े तो भूल जाएं। खास करके जब आप अस्मिता विमर्श से जुड़ी रचनाएं पढ़ रहे होंगे, एक समस्या से आपको जूझना पड़ेगा और वो समस्या है कि ये बहुत तेजी से ग्रैस्प कर लेता है, पकड़ लेता है। ये जो चीज मैंने अपने स्टूडेंट के साथ देखी, खुद मैंने उनको एनकरेज किया पढ़ाने को, उन्हें किताबें दी, जूठन दिया, सब चीजें। मैंने एक अजीब चीज देखी, ये तो बहुत अच्छा है कि उनको उस सवाल के प्रति उनकी आंख खुल जाए और उसको पढ़ना चाहे, जानना चाहे, सीखना चाहे। मैंने एक अजीब चीज देखी कि उनके अंदर एक तरह का एग्रेसिवनेस पैदा हो गया और वो उस विमर्श की चपेट में आ गए। विमर्शों की समस्या क्या है? विमर्श बाइनरी क्रिएट करते हैं। बाइनरी, आर या पार, सही और गलत, दो में बंटवारा, हाँ, अन एग्जैक्टली। सो यानी अगर दलित विमर्श है तो उस पूरी दुनिया को वो केवल दलित और गैर दलित में बांट देगा। तो आपको जब भी देखेगा तो वो देखेगा और कुछ नहीं देखेगा, वो देखेगा कि आप दलित हैं कि गैर दलित हैं। जब स्त्री विमर्श आपको देखेगा तो वो देखेगा कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। एक आदमी एक साथ 50 पहचाने लेकर चलता है और अलग अलग जीवन के अलग अलग मोड़ पर अलग अलग पहचाने इंटरैक्ट करती हैं, अपना रोल प्ले करती हैं और एक इंसान को उसकी समग्रता में ही देखना चाहिए। इन विमर्शों के साथ मैंने देखा कि ये आपके ऊपर असर डालते हैं तो जीवन की ये सच्चाई ही आपकी आंख से उजल जाती है, आप लोगों को भी ऐसे देखना शुरू करते हैं। तो एक तो ये मामला कि जब आप पढ़ाई करें, याद रखिए, मैंने अपने हमेशा अपने स्टूडेंट को बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस पहचान से जुड़े हैं सिर्फ उसके बारे में सोचना शुरू करें और सिर्फ उसका समर्थन करना शुरू करें। मैं एक पुरुष हूं तो क्या मेरी ड्यूटी यही है कि बतौर टीचर के मैं ये घोषणा करते और सिखाते चलो कि पुरुष होना बहुत अच्छी बात है और पुरुष लोग बहुत सही होते हैं? मैं पितृसत्ता के बारे में बात न करूं। मैं हिंदू धर्म का हूं तो मैं हिंदू धर्म का समर्थन करना शुरू कर दूं? नहीं। बतौर इंटेलेक्चुअल के, बतौर बौद्धिक के और बतौर स्टूडेंट के आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप न्यूट्रल होकर इन आइडेंटिटीज से हटकर सच का पक्ष, अगर आप एंगल पकड़ लेते हैं कि इसी एंगल से सोचना है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो मैं आपसे कहूंगा कि जब आप इन विमर्शों को पढ़ें तो इसी रूप में पढ़ें कि सच का एक पक्ष आपको दलित विमर्श दिखाता है, एक दूसरा पक्ष स्त्री विमर्श दिखाता है, एक पक्ष आदिवासी विमर्श दिखाता है। विभिन्न विमर्शों के नजरिए से दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि कोई एक पहलू पकड़ लें और हर चीज को आर या पार में बांट कर देखें। तो मेरे ख्याल से मैं काफी बोल चुका हूँ, मुझे सुनने का भी मन है, तो आप सबने मुझको सुना, इसके लिए धन्यवाद।